सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने भाइयों का, अपने प्रिय दोस्तों का दिल खोल कर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का जो टॉपिक है, ये हमारा आज का टॉपिक है वायु। आप समझ सकते हैं कि वायु हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इस चैप्टर के बारे में और इस चैप्टर में, इस वीडियो के में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीच विद रोहित पांडे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चौथा टॉपिक है, चौथा चैप्टर है हमारे क्लास 7 जियोग्राफी एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के बारे में और इस वायु के बारे में अधिक से अधिक जानकारियाँ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं आप कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादरों से घिरी हुई है। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, वो हमारी पृथ्वी कुछ इस तरीके से पृथ्वी है और इसके चारों तरफ का ये क्या है, वायुमंडल है, जो हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखती है। पृथ्वी पर जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ जो हमारा ये वायुमंडल है, जो घनी चादरों का एक विस्तार है हमारी चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, वो जीवित रहने के लिए वो किस पे निर्भर करते हैं, वो हमारे वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सांस लेने के लिए क्या प्रदान करता है, वायु प्रदान करता है। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य से पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी पर आती है, जिससे हमारी रक्षा कौन करता है, ये वायुमंडल ही है जो हमारी रक्षा उनसे हमारी रक्षा करता है। आप समझ सकते हैं कि अगर वो हमारे वायुमंडल नहीं होते तो पृथ्वी, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो हानिकारक किरणें आती है, वो डायरेक्ट हमारे त्वचा पे इफेक्ट करता और उससे कई प्रकार की बीमारियां भी होती हैं और हो सकती थी यदि सुरक्षा की यह चादर न हो। यही बता रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी में कि यदि सुरक्षा की यह चादर नहीं होती तो क्या होता कि हम दिन के समय सूरज की गर्मी के तप्त होकर जल सकते थे एवं रात के समय ठंडी से हम जम सकते थे। दोनों कंडीशन हमारे लिए बहुत खतरनाक था। दोस्तों, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन आप लोगों के प्यार के आगे ये तबीयत कुछ नहीं है। आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों के लिए मैं ये जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जब तक इसे ख़त्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं सांस नहीं लेने वाला हूँ, तब तक मैं कोई भी रेस्ट नहीं लूँगा। मैं डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा और मैं ये उम्मीद भी करूँगा कि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है और अच्छी भी लगेगी। तो चलिए, जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यह जो वायुमंडल है हमारा, यह वायुमंडल ही है जो हमारे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। अब वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल हमारा किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हमें सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है। जिस वायु का हम उपयोग सांस लेने के लिए करते हैं, वो कोई एक गैस नहीं है, वो कई गैसों के मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी ही दो गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। जिससे क्या बना है, वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। वे वृत्तारेख दिया गया है। यहाँ पे वृत्त में इन गैसों का जो परसेंटेज वगैरह है ये दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 78% नाइट्रोजन है, जबकि 21% हमारा
सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन है। अन्य गैसों में 0.04%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है, कितना परसेंट? 78%। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं, और फिर उसे हम बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, वे सीधे क्या करते हैं? सीधे वायु से नाइट्रोजन सॉरी दोस्तों, नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका प्रयोग कर सकें। आप समझ सकते हैं कि जो पौधे हैं वे नाइट्रोजन का उपयोग, हमारे वायुमंडल में 78% तो नाइट्रोजन है, लेकिन उस नाइट्रोजन का उपयोग वे सीधे नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं? मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु, जैसे दलहनी पौधों के जड़ों में कौन रहता है? राइजोबियम रहता है। राइजोबियम जीवाणु होता है जो क्या करता है? सहजीवन के रूप में उस दलहनी पेड़ के साथ बंधा रहता है, जो क्या करता है? पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है, लेकिन वो पौधा क्या करता है? वो उसको भोजन प्रोवाइड कराता है। तो ये इस तरीके की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं कि ये क्या हो रहा है? ये सहजीवन है, सहजीविता दर्शाता है। तो वही चीज़ें बता रहा है कि मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु जो हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं। जीवाणु जो होते हैं वायु से नाइट्रोजन लेते हैं और इस नाइट्रोजन का स्वरूप बदल देते हैं, और वह स्वरूप, जो बदला हुआ स्वरूप है, वो हमारे पौधों के लिए बहुत उपयोगी है, और उसी को पौधे क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, जिससे पौधा इनका प्रयोग कर सकता है। और पौधा उस जीवाणु को क्या देता है? भोजन प्रोवाइड कराता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। और दूसरी गैस कौन कौन सी है? ऑक्सीजन है। कितना परसेंट? 21%। 78% हमारा नाइट्रोजन है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन ही प्राप्त करते हैं। मनुष्य तथा जो पशु हैं वो सांस लेने के लिए वायुमंडल से ये वायु मतलब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन को तो हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही लेते हैं। दोस्तों, पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं? वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। आप सभी जानते हैं, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हमारे एनसीईआरटी में बताई गई है कि अगर हम वृक्ष को काटते हैं तो पहले तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि हरे पादप जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा वो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। लेकिन वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, जिससे क्या होता है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है और यह संतुलन बना रहता है। लेकिन यदि हम पेड़ों की कटाई करते हैं और वन की कटाई कर देते हैं तो यह संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है, और बिगड़ा हुआ संतुलन हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य महत्वपूर्ण गैसें हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य और जो पशु होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। कहने का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो हरे पादप हैं जैसे पौधे हैं, वो अपना भोजन बनाते हैं, तो वो किस माध्यम से बनाते हैं? हरे पादप अपने भोजन का प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। पौधे जो होते हैं,
पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे CO2, और ये अपना भोजन बनाने के लिए लेते हैं, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। और ये तो लेते हैं, CO2 लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को वापस छोड़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, वही चीज़ बता रहा है, वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब जब भाई सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं अंदर लेते हैं, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, लेकिन जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो हम CO2 को क्या करते हैं, CO2 को निकालते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। मतलब पादप क्या करता है, CO2 लेता है, हम CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। वैसे ही पादप क्या होता है, पादप CO2 लेता है और O2 छोड़ता है। यही चीज़ें बता रहा है, गैस के बराबर होती है, जितना हम छोड़ेंगे उतना हमें चाहिए, जिससे यह संतुलन क्या होता है, बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। कोयला, खनिज तेल आदि ईंधन जब हम जलाते हैं तो इससे संतुलन भी बिगड़ जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। करोड़ों टन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को बहुत प्रभावित करता है। आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ में देख सकते हैं कि CO2 के बढ़ने से CO2 लेवल एट इतना ईयर हाई बढ़ गया। इसे बढ़ने से क्या होता है, हमारा वायुमंडल बहुत प्रभावित होता है, हमारा जलवायु बहुत प्रभावित होता है। दोस्तों, ये आगे कुछ चीज़ें लिखी गई थी, हम लोगों ने छोड़ा था। क्या आप जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। वही चीज़ें बता रहा है कि ये जो CO2 है वो क्या करती है, वो पृथ्वी पर रोककर जो सूर्य कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को, जो ऊष्मा हमारे पृथ्वी पे आती है और यहाँ से फिर जाने लगती है, उसी को क्या करती है, उसी को CO2 रोक कर पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। और इसी के साथ ग्रीन हाउस गैस भी हमारी कौन है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है और इसके लिए जिम्मेदार गैस है। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है, अगर CO2 हमारे पृथ्वी पर ना हो तो आप जान ही गए कि इसका क्या मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन है कि पृथ्वी से जो ऊष्मा विकिरित होकर जाने लगती है उसको यह रोक कर हमारे पृथ्वी को गर्म बनाए रखती है, और इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है, इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछता है और भूमंडलीय तापन के बारे में पूछता है। ग्लोबल वार्मिंग, इसी को कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है। अगर जाहिर सी बात है, अगर हमारा देश गर्म होगा, हमारी पृथ्वी गर्म होगी, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंडी है, वहाँ का तापमान भी कुछ बढ़ेगा। जब वहाँ का तापमान बढ़ेगा तो वहाँ पे जो बर्फ़ है वो भी पिघलेगी, जो ठंडा प्रदेश है वो पिघलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, अगर हमारा बर्फ़ पिघलेगा तो बर्फ़ का जो पानी है वो कहाँ जाएगा, बर्फ़ का पानी हमारे कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा, जिससे उसका समुद्र का जो जल स्तर है उसमें वृद्धि होगी, जिससे तटीय क्षेत्र, अब जाहिर सी बात से मान लीजिए ये हमारा भारत है, ये मान लीजिए दक्षिण भारत है, वही चीज़ बता रहा है कि यह समुद्र है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि समुद्र के तट के किनारे बहुत बड़े बड़े शहर विकसित किए गए। सॉरी दोस्तों, जैसे यहाँ पे मुंबई है, तो मुंबई समुद्र के
किनारे ही विकसित है। जब जल स्तर यहाँ पे बढ़ेगा समुद्र का, तो ये मुंबई जो समुद्र के किनारे जो शहर, जितने भी शहर हैं, वो क्या होंगे, हमारे समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे। तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिससे फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर एक गैस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनका संतुलन अगर बिगड़ जाए तो संतुलन बिगड़ने से हमारे लिए बहुत हानिकारक प्रभाव है। लेकिन अगर वायुमंडल में उनका संतुलन बना है तो हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, आप सभी देख सकते हैं। अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता, जैसे यहाँ पे क्या बताया गया था कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं, उसे फिर बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये आप लोग में बता चुका था। क्या आप जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। जब वायु गर्म होती है तो क्या करती है, वो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। जब वायु गर्म होती है तो वो फैलती है और हल्की होकर वह क्या होती है, ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है। जो ठंडी वायु होती है वो सघन होती है और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। जाहिर सी बात है एक एक हल्का चीज़ है और एक भारी चीज़ है, तो जाहिर सी बात भारी वाला चीज़ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। हल्का वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो वही चीज़ें बताने की कोशिश किया जा रहा है। प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है? बिल्कुल दोस्तों, भूमंडलीय तापन आज के विश्व की बात करें अगर हम, तो इसके लिए भूमंडलीय तापन एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इतने कारखाने बैठाए जा चुके हैं, और कारखाने बैठाने से हमारे जो पृथ्वी का जो तापमान है, दिन पर दिन हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। गर्मी के मौसम में आप देख रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। वही ठंडी के मौसम में देखें तो ठंडी इतनी पड़ रही है कि मानो जैसे जम जाएंगे, मतलब माइनस में उसका टेम्परेचर माइनस में चला जा रहा है। बरसात में वही चीज़ें हैं, बारिश भी हो रही है बहुत ज़्यादा। और जब तापमान बढ़ रहा है, जब कारखानों के द्वारा हम हमारे पृथ्वी का जो दिन प्रतिदिन हमारा तापमान बढ़ रहा है, हमारा वायुमंडल में बदलाव आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जब पृथ्वी के तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है वो ग्लेशियर पिघलेंगे, उसका पानी कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। जब समुद्र में उसका पानी जाएगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से जो तटीय प्रदेश हैं, अभी आप लोगों को मैं बताया, जो तटीय प्रदेश हैं, जो तट पे जो बड़े बड़े शहर विकसित किए गए हैं, वो क्या होंगे, डूब जाएंगे। अचानक बाढ़ आ जाएगी, जिससे हमको भारी विनाश आएगा, भारी विनाश का सामना करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं सारी चीज़ें दोस्तों। अब वायुमंडल की संरचना के बारे में देख लेते हैं। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित है। कौन कौन से परत हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए कौन कौन से परत हैं। देखिए सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल है। सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, बाह्यमंडल और बहिर्मंडल। आप देख सकते हैं कुल 5 परतें होती हैं। यहाँ पे भी बताया गया है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल और लास्ट कौन है, बहिर्मंडल। ये 5 मंडल होते हैं। इनका यहाँ पे इनका ऊंचाई भी बताया गया है कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पे ये हमारे कौन कौन से मंडल कितनी ऊंचाई पे हैं। आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। क्षोभ मंडल, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। अगर क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल यह परत वायु की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी जो औसत ऊंचाई हो 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद हैं। वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। अगले मंडल की बात करें तो अगला मंडल है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है।
इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। जो समताप मंडल की परिस्थितियाँ हैं वो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए एक आदर्श मंडल साबित होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। इसमें क्या होती है? ओजोन गैस की परत होती है। ओजोन का फार्मूला अगर देखें तो O3 परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैस से हमारी रक्षा करती है। यह परत क्या करती है कि सूर्य से जो आने वाली हानिकारक गैसें हैं उनसे रक्षा करती है, जो हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकती है। पराबैंगनी किरणें आप समझ नहीं सकते, उससे त्वचा का कैंसर, विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अगले मंडल मध्यमंडल की बात करें तो यह वायुमंडल की तीसरी परत है। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यह क्या है? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, आप समझ सकते हैं। 13 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्षोभ मंडल, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे, वहीं 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन फैला है? मध्यमंडल फैला हुआ है। फैली अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। जो अंतरिक्ष से उल्कापिंड हम लोगों को कभी कभी रात में लगता है जैसे तारा टूट रहा है, तो वो उल्कापिंड होते हैं और आकर इसी परत में जल जाते हैं। कौन से परत में? मध्यमंडल में। ये सारी चीज़ें आप याद करते चलिए, क्योंकि इनसे आगे क्वेश्चन बना हुआ है, इनसे आपको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल से इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। आप समझ सकते हैं कि 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। अगर हम बहिर्मंडल की बात करें तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे जो ऊपरी परत है उसको हम क्या कहते हैं? बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। आप ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ भी नहीं सकते कितना इंपॉर्टेंट है। मौसम एवं जलवायु की बात करें तो देख लेते हैं मौसम और जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना है। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बनाता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम को दैनिक पूर्वानुमान क्यों कहते हैं? तापमान की बात करें तो आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वह क्या होता है? वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता। वायुमंडल का जो तापमान होता है केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। आप समझ सकते हैं शीत ऋतु का अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। हम सभी जानते हैं कि शीत ऋतु में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वहीं ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। आयतन एक महत्वपूर्ण कारक होता है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है। आतपन या सूर्यातप। सूर्यातप क्या, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि सूर्यातप जो होता है एक महत्वपूर्ण कारक है। जो आतपन है एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। क्या करता है? तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाता है।
सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी क्या करती है, रोक लेती है। और किस किस गैस के प्रभाव से रोक लेती है, CO2 के प्रभाव से। CO2 ये जो वितरण है वो जाने नहीं देता उसको। आत्मन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अगर सूर्यातप की मात्रा को देखें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। आप समझ सकते हैं। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के दो, अब समझ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ भाग का केवल एक भाग है। 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। समझ सकते हैं आप। तापमापी जो है वो क्या करता है, तापमान का मापन करता है। वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा को मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा को मापता है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे कुछ मापक यंत्र दिए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके रहते हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान कम होता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए तो इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नगरों में बहुत सारे कल कारखाने स्थापित किए गए हैं वो क्या करते हैं, तापमान को बढ़ाने का काम करते हैं। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा को मुक्त कर देते हैं। नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ा जाता है। वहाँ पे क्या होते हैं, भीड़ भाड़ नगर में क्या होते हैं कि बहुत ऊंचे ऊंचे भवन बने रहते हैं, जो क्या करते हैं, वे भवन ये सब तापमान को क्या करते हैं, रोक लेते हैं, जिससे वहाँ का तापमान गर्म होता है। और इतनी आबादी होने के कारण सभी तो मुंह से क्या निकाल रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं। जब सभी CO2 निकाल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उससे ये भी एक ताप के बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है। वायु दाब की बात करें, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं बॉक्स में, देख लेते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी जो रक्त सिराएं हैं वो फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे वायु दाब न होने के कारण चंद्रमा पे हमारी जो नसें हैं, हम अगर सुरक्षित हवा वाली पोशाक नहीं पहनेंगे तो हमारी जो नसें हैं वो फट जाएंगी, जिससे हम क्या करेंगे, लहूलुहान हो जाएंगे। पवन का नाम इसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी या पछुआ पवन कहा जाता है। वायु दाब, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते। यदि यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। वायुमंडल में अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो वायु दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, यह घटना घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों की बात करें तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है एवं निम्न दाब वाले क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की जो वायु है वो ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है।
उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश हमको दिखता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वायु जो है हमारा सदैव उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गमन करती है। दोस्तों, अगर हम पवन की बात करें तो पवन के बारे में देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। अगर हम पवन की बात करें तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं? हम इसी को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। कैसे? जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाता अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना बहुत कठिन होता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतया 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। किस तरीके से? आप देख सकते हैं। पहला तो क्या होता है? स्थायी पवन। आप देख सकते हैं स्थायी पवन क्या होता है। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। व्यापारिक पवन और पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें जो हैं वो स्थायी पवन है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। इस मतलब इनका जो दिशा है वो निश्चित होता है और ये वर्ष भर लगातार एक ही दिशा में चलती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्थायी पवन कहते हैं, क्योंकि इनकी दिशा क्या है? स्थायी है। अगर दूसरे की बात करें तो मौसमी पवनें क्या होती है? इसको भी आप देख लीजिए। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें ये क्या है? मौसमी पवनें, इन्हीं को कहते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। आप देख सकते हैं पवनों की दिशा के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियाँ दी गई है। ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, ये हमारा कर्क रेखा हो गया और ये हमारा मकर रेखा हो गया। आप देख सकते हैं ये पवन अगर भूमध्य रेखा की बात करें तो ये देखिए, ये हमारा उपोष्ण उच्च दाब अक्षांश हो गया, अधोध्रुव निम्न दाब हो गया। ये पवनें जो है उच्च दाब। इस कहने का मतलब कि जो ध्रुव हैं, ध्रुव कहाँ है? ध्रुव यहाँ पे है, दोनों तरफ ध्रुवों पे जो दाब है उच्च है और पवनें क्या है? उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हमेशा चलती हैं। तो वही दिखा रहा है यहाँ पे कि पवनें जो है यहाँ पे निम्न जो उच्च दाब है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चल रही हैं। चक्रवात के बारे में बात करें थोड़ा सा तो यहाँ पे भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा हमेशा बना रहता है। 17 से 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय प्रोत्कर्ष से हानियां हुई है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक, समझ सकते हैं आप, 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को बिल्कुल नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरीके से कट गई। सॉरी दोस्त। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगें आ गई जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई। आप देख सकते हैं ये तबाही के बारे में दिखा रहा है, कितनी भयावह स्थिति दिखाई दे रही है।
25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा और बालीकुड़ा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को क्या किया, बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारी प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। सागवन एवं बांस के बगान वाले विशाल जो क्षेत्र थे वो नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल भी क्या हो गए, लुप्त हो गए। आर्द्रता क्या होता है, आर्द्रता के बारे में देख लेते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती है जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है यह ठंडा होना शुरू कर देता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर नहीं सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, जो वर्षा के माध्यम से जल की बूंदें गिरती है, वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होती है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है, निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहन वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत ज़रूरी है। इसमें धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी भी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम सहित वृष्टि तथा ओला हैं, आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आप देख सकते हैं पवन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वायुमंडल के बारे में पढ़ा। वायुमंडल का जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। आप चैप्टर को पढ़ने के बाद अपनी अभ्यास प्रश्न को किया करिए, क्योंकि इससे आप लोगों को एक्सरसाइज होता है और आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा क्या हमारे क्वेश्चन उससे बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं वायुमंडल क्या है, आप सभी जानते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन 2 गैसों से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, CO2 करती है। मौसम किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं। वर्षा के 3 प्रकार कौन से हैं, संवहन वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वर्षा के 3 प्रकार हैं। वायुदाब क्या होता है, ऐसे निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो कौन बचाती है, वो बचाती है ओजोन। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत अगर हम देखें तो कौन सी परत है, हमारी क्षोभ मंडल है, क्योंकि हम इसी में रहते हैं।
वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है, वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तरल के रूप में आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। वर्षण दूसरे रूप में हिम सहित वृष्टि, इसको क्या कहते हैं, ओला कहते हैं। हिम, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों उम्मीद किए होंगे कि आप लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को दो चैप्टर पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का प्यार ही है जो हमें वीडियो बनाने पर मजबूर करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी तबीयत आज बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, समय दे रहा हूँ। दोस्तों सपोर्ट करिए यार, आपका सपोर्ट ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा होने का समय आ गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।